हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया। तो देखो, JEE जो है अब थोड़ा अच्छी तरह से चल रहा है। हमारा फर्स्ट यूनिट जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हुआ। आज उसके कुछ डाउट्स का डिस्कशन करेंगे और यूनिट 2 में जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे JEE नीट के लेक्चर्स थोड़े से अब हम अलग तरीके से जाएंगे। धीरे धीरे आप इस मेथड में थोड़े यूज टू हो रहे हैं। आपके डाउट्स जो आप कर रहे हैं उसके भी यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं और धीरे धीरे आपको पता चल रहा है कि डाउट सॉल्व हो रहे हैं। अगर हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, डाउट सॉल्व हो रहे हैं, मतलब हम उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जगह पे कोई एफर्ट जो है वो लगा सकते हैं और एफर्ट लगाने से जहां पे कुछ नहीं पता चल रहा है, लेक्चर की हेल्प से वो भी धीरे धीरे अब पता चलने लग रहा है। तो जो भी क्वेश्चंस आपके डाउट्स होते हैं आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, आराम से पूछिए, हमें बता दीजिए जो भी आपके डाउट्स है। तो हर एक डाउट के अंदर हम कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते हैं। सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इन योर माइंड कि JEE नीट कॉम्पिटिटिव मतलब कुछ और नई चीज नहीं होती है। जो कंटेंट है, जो टॉपिक्स है, जो पॉइंट्स है, वो ऑलरेडी हम रेगुलर लेक्चर में कवर करते ही है। अगर कोई ऐसा पॉइंट रह जाता है तो हम यहाँ पे डिस्कस भी करते हैं। पर जो क्वेश्चंस आप देखते हैं और हर क्वेश्चन में जो डिफिकल्ट हो, डाउट वाला हो, उसमें कहीं ना कहीं पे ऐसा कुछ होता है जो हमें कुछ नया समझाता है और इसी तरह से इसका प्रिपरेशन जो है वो करना चाहिए। ठीक है, तो आज आपके जो चैप्टर जो यूनिट 1 जो है उसके जो डाउट्स है उसको हम सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट यूनिट की ओर आगे बढ़ेंगे। ओके, आई एम श्योर कि आपको जो यूनिट 2 है काइनेमेटिक्स, उसमें डाउट्स थोड़े ज्यादा होंगे। आई नो इट वेरी वेल, ताकि वहां पे उसका नाम यूनिट 2 दैट्स काइनेमेटिक्स, जिसके अंदर मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन कंबाइंड है और इसलिए वहां पे डाउट्स ज्यादा होना बहुत ही ऑब्वियस है। तो हम यहाँ पे लेक्चर्स जो है उसी को उसी तरीके से हम यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करेंगे जिससे आपको थोड़ा कंफर्ट लेवल रहे और आप उसको इजीली समझ सको। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का ये एक्सपीरियंस मजेदार रहा कि यूनिट 1 तो चलो खैर हो रहा था, यूनिट 2 जो है वो इंटरेस्टिंग का है या डिफिकल्ट का है वही नहीं समझ पा रहा है और उसमें सॉर्ट मतलब जो समझ में आए उससे नहीं समझ में आए ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा है। बट इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस, जिसको ऐसा फील आ रहा है कि यार इसमें डाउट ज्यादा है, उसका मतलब ये कि वो एटलीस्ट ट्राई कर रहा है समझने का, वो लिख रहा है और लिख कर भी समझने का ट्राई कर रहा है। काफी स्टूडेंट्स को ये धीरे धीरे ये एक्सपीरियंस होगा कि क्वेश्चन देखा, नहीं समझ में आया था, बाद में मैंने वो हेल्प लिया, ट्राई किया, सॉल्व किया, लिखा, देख देख कर भी लिखा ना, और उसके बाद फिर से उस क्वेश्चन को पढ़ा ना, तो 80% क्वेश्चन समझ में आ गया कि अच्छा ऐसा करना था। दैट इज कॉल्ड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, और जिसका सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए बाद में उसको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, ताकि किसी के एक्सप्लेन करने से जो चीज समझ में आती है उससे कई ज्यादा चीजें खुद समझने से आती है। एंड दैट्स व्हाई वी डेवलप दिस काइंड ऑफ मेथड। आज अगर आप 10 में से 4 क्वेश्चंस या तो 8 क्वेश्चंस या तो 10 के 10 क्वेश्चंस देखकर लिख रहे हो ना, कुछ टाइम के बाद ऐसा तो फेज जरूर आएगा कि एटलीस्ट 10 में से 8 ही देखने पड़ेंगे, 2 आप बिना देखे भी कर पाओगे। थोड़े और टाइम के बाद 10 में से 4 का भी ऐसा फेज आएगा, 6 का भी ऐसा फेज आएगा। धीरे धीरे वो फेज जो है वो बढ़ सकता है। ओके, धीरे धीरे वो फेज जो है वो बढ़ सकता है और जैसे वो फेज बढ़ेगा आपका, वैसे आपको धीरे धीरे मजा भी आने लगेगा। बट इट विल टेक टाइम, दैट नीड अ गुड पेशेंस। आई नो दैट पेशेंस किसी में नहीं होता है, पर फिजिक्स सिखाता है थोड़ा पेशेंस डेवलप करो, मजेदार चीज है। ओके, और उसी से रिजल्ट मिलता है। एंड आई ऑलवेज बिलीव आगे पहुंचना जरूरी है या कंसिस्टेंसी से बने रहना जरूरी है। आप कहोगे सर आगे पहुंचना जरूरी है, देन माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट किससे आगे? आप कहीं से भी कितने भी आगे चले जाओ, कोई ना कोई तो आपके आगे होगा ही होगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर कोई 2019 का टॉपर है, उसको ये XYZ मार्क्स मिले, पर वो कंपेयर करेगा कि लास्ट टू लास्ट ईयर या 2 साल पहले या अगले साल उससे भी तो ज्यादा कोई स्कोर करने वाला होगा कि नहीं होगा? होगा तो सही।
तो ऐसा नहीं होता है किससे आगे। ओके, खुद से आगे बढ़ना है, थोड़ा ट्राई करना है और खुद को समझने का ट्राई करना है कि हमें ये क्वेश्चंस क्यों समझ में नहीं आया, या तो हमें ये क्वेश्चन क्या करने से समझ में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यूनिट 2 की, वैसे इसके डाउट्स अभी हम देखेंगे, पर यूनिट 2 की मैं बात करूं, और इसलिए मैंने यहां से 1 to 70 एक साथ इतना बड़ा झटका। ओके, किसी किसी के तो 1 to 70 हाँ लिखा है तो मजा आएगा उसको जब मैं डाउट सॉल्व करवाऊंगा, पर जिसने छोड़ दिया कि यार ये तो कुछ समझ में नहीं आता है, छोड़ो यार, तो उसको थोड़ा कम मजा आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे आज उसको दूसरा चांस भी देने वाला हूँ कि जिन लोगों ने 1 to 70 क्वेश्चंस लिखे, समझने का ट्राई किया, नहीं समझ में आया तो बाद में डाउट में छोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई क्वेश्चन में तो कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी बोला था इसलिए लिख दिया, कोई बात नहीं, लिखा हुआ कहीं वेस्ट तो नहीं जाएगा। कुछ लिखा तो कहाँ लिखा, पर एकदम बाउंस, कोई बात नहीं। पर जब हम समझाएंगे तब वहां से एक नया अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप होगा कि यार इसको ऐसे नहीं ऐसे देखो, देन यू रियलाइज कि जैसे हम अपना कोई देखने का नजरिया चेंज करें तो किस तरह से हमारे काफी सारे पॉइंट्स सॉल्व हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज माय मेन अप्रोच कि आप थोड़ा अपना देखने का नजरिया चेंज करिए, आपका काफी सारा काम आसान हो सकता है। एंड डोंट थिंक दैट कि ये सब्जेक्ट में ऐसा चल रहा है तो इसमें भी ऐसा ही चले, नो। ये इतना ही कॉमन है कि विराट कोहली को ग्राउंड में जाकर ही प्रैक्टिस करना पड़ता है और अरिजीत को घर पे बैठकर ही प्रैक्टिस करेगा तो भी चलेगा। ओके, विराट कोहली घर पे बैठकर क्रिकेट का प्रैक्टिस नहीं कर सकता। हाँ, कोई आइडिया लगा सकता है कि यार ऐसा करे वैसा करे, ओके, खेलने के लिए वो ऐसे खेल लेगा, पर जो प्रैक्टिस है वो तो ग्राउंड पे ही, ताकि वो गेम है, ग्राउंड का गेम है। अरिजीत ग्राउंड में जाकर भी गाने गा सकते, कोई मना नहीं करेगा, पर उसका काम, उसका प्रोफेशन ऐसा है कि उसको एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। उसी तरह से हमारे सब्जेक्ट की भी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। जब तक वो समझ में नहीं आता है तब तक आपका काम नहीं होगा। तो अभी ये फर्स्ट यूनिट, ये सेकंड यूनिट, वो आपको थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करेगा। सेकंड यूनिट के लिए हमारा रेगुलर लेक्चर है, उसमें मैं एक एड ऑन लेक्चर करूंगा। वैसे थियरी हमारा खत्म हो चुका है चैप्टर 4 का, पर एक एड ऑन लेक्चर हम लेंगे जिससे जेडब्ल्यू नीट वालों को भी फायदा हो, थोड़ा ज्यादा फायदा हो। बिकॉज जनरली आई फील दैट कि फायदा सिर्फ आपको ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। जो लोग रेगुलर पढ़ते हैं उसको भी वो फायदा होना ही चाहिए, ताकि वो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स है। जैसे कि यहाँ पे मैं हमारे जो प्रीवियस डाउट्स थे उससे मैं बात स्टार्ट करूँ तो 47, 48 और 50 जो है, पहले उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। ओके, जिसमें से ये 48 मैंने देखा तो 48 क्वेश्चन है ना, अगेन उसमें वो लिखा हुआ है ईएमएफ, तो ईएमएफ तो यार हमने नहीं पढ़ा हुआ है, मतलब वो 12th स्टैंडर्ड का है, तो उसको अभी आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, ताकि इसका अभी यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फिर से मैं चेक कर लूंगा वही है या कुछ और है। यस, 48 द ईएमएफ वाला क्वेश्चन है, तो वो यहाँ पे नहीं करना है। ओके, भले ही आपने एक बार लिख कर सॉल्यूशन में लिख दिया तो थोड़ा वहां पे समझने का शायद आपने ट्राई किया, वहां पे डिफरेंशिएशन का एक कॉन्सेप्ट दिया है, पर वो रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे। अगर मैं पहले से बोल देकर रिक्वायर्ड नहीं है तो आप एक बार भी नहीं लिखते, और एटलीस्ट आप में से शायद एक या दो तो ऐसे होंगे जिसको शायद थोड़ा बहुत समझ में आ भी गया होगा, पर अगर वो लिखता ही नहीं तो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो एटलीस्ट चलो एक दो को कुछ तो समझ में आया, कुछ तो काम बना। अभी रिक्वायरमेंट नहीं है उस क्वेश्चन की, ताकि उसमें 12th के कुछ कॉन्सेप्ट्स है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ताकि ये पूरा चैप्टर ऐसा है जिसके अंदर 11th 12th अभी तक जो पढ़ा उन सब का कॉम्बिनेशन आता है। ओके, धीरे धीरे ट्राई करने का, जो अपने को समझ में आए वो रखने का। पर अगर मैं बात करूं तो 135 या 140 अराउंड में 130 भी काउंट करूं, ओके, तो 60%, ओके, 60% भी अगर क्वेश्चन हम कर पाते हैं, इट इज गुड इनफ। ताकि आप कितना भी कर लो,
60% ही हमें आगे तक ले जाने वाला है, और कितना भी कर ले 40% तो कहीं ना कहीं से छूट ही जाएगा, और वो छूट जाए उसका कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मेंस क्लियर करना हो या नीट क्लियर करना हो, दोनों के लिए पहला जो पड़ाव है, पहला जो स्टेज है, those who are prepared 60% it is good enough, it's a good enough, बहुत अच्छी बात होती है वो, that is called as a strategy। पर उस स्ट्रेटेजी की कोई जनरली बात ही नहीं करता। ओके अगर आप कोई गेम खेल रहे हो, अगर आप एग्जाम देने वाले हो, तो उस एग्जाम की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो तो सबसे पहले यार पता होना चाहिए कि करना क्या है, पर वो कोई बताता ही नहीं है। ओके उसकी सबसे पहली जरूरत होती है जो आपको पता होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज प्रेफर कि अगर मैं आपको 60 क्वेश्चंस देता हूँ, 60 में से अगर आपके 15 डाउट्स है, इट मीन्स इट्स अ 1/4, मतलब आप 75 क्वेश्चंस या तो आपने समझा, या तो आपने ट्राई किया तो समझ में आ गया, या तो आपने हेल्प लिया, हिंट्स देखी तो आपको पता चल गया, मतलब 75% तो आपके दिमाग में था, वहीं से सिर्फ खींच कर निकालना था आपको। बाकी 25% बचा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इट इज टू गुड, ताकि पिछले 7 या 8 साल का रिकॉर्ड ये है कि अगर मेंस क्लियर करनी है तो 33% दैट वाज द हाईएस्ट रिजल्ट इन द 2013, जब पहली बार गुजरात में JEE आया था। 33%। ओके अगर आप 70% भी गुड इनफ हो अभी हर एक टॉपिक में, हर एक चैप्टर्स में, हर एक यूनिट्स में, तो एग्जाम में भी आप हो सकते हो यार, बट दैट नीड गुड पेशेंस। ताकि आप एक चैप्टर करोगे, एक टॉपिक करोगे, टॉपिक से ही चैप्टर्स बनते हैं, और चैप्टर से ही एक स्टैंडर्ड बनेगा, और उसी से आपका पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है वो अच्छी तरह से प्रिपेयर होगा। थोड़ी स्ट्रेटेजी, थोड़ी पेशेंस, थोड़ा स्ट्रेटेजिकल वर्क आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकता है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन 47 था, 47 क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था। 47 नंबर का जो क्वेश्चन है वो एक जेन्युइन केस में मैं कह सकता हूँ कि हाँ वो अच्छा डाउट है। द रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस जैसे बोला मतलब वो क्वेश्चन जो है उसमें डिस्टेंस की बात हो रही है। सो आई थिंक सबके पास बुक है, पेज 21 है, यूनिट 1 की मैं बात कर रहा हूँ, अभी हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो यूनिट 1 क्वेश्चन 47, और एक चीज अच्छी तरह से दिमाग में आप सेट करके रखिएगा कि JEE नीट प्रिपरेशन और उसके जो भी लेक्चर्स है उसमें जितना थ्योरी, चाहे नया चाहे पुराना, वो हर कोई थ्योरी हम रेगुलर लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर लेते हैं। जो नए क्वेश्चंस हम देखते हैं, जो आपके डाउट्स के ये जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें काफी कुछ ऐसा छुपा हुआ होता है कि जो पढ़ा है पर उसको थोड़े अलग नजर से, अलग एंगल से देखना है। बिकॉज आई हैव सीन सम लेक्चर्स, ओके काफी कुछ अलग अलग टीचर्स के मैंने लेक्चर्स भी अभी जस्ट ऐसे देख रहा हूँ। तो वहाँ पे कोई भी चैप्टर्स का रिवीजन, अब जैसे कि चैप्टर में ये यूनिट 2 स्टार्ट करने जाता हूँ, तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता होना चाहिए। दैट इज माई एक्सपेक्टेशन, दैट इज योर प्रिपरेशन। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, काइनेमेटिक इक्वेशंस आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चंस करोगे तो यूज करोगे तो अपने आप वो क्लियर तो हो ही जाएगा। तो लेक्चर में उसका डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी हो चुका है। लेक्चर के अंदर जरूरत है जो क्वेश्चंस आपने किए हैं, क्या उसमें कुछ ऐसा है जहां पे आपको दिक्कत आई, तो बस उसको सॉल्व करो, बात आगे बढ़ाओ। और ये जो भी हमारा डिस्कशन हो रहा है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ये सभी जो बातें हैं, ये जो काउंसलिंग होता है, ओके ये जो स्ट्रेटेजीज होती है, वो अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठे, वो बहुत जरूरी है। और मैं ये जो कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, जस्ट विद दैट सेम रीजन कि हमें रिजल्ट्स इस मेथड से मिल रहा है। ओके जनरली आज से आई थिंक 2013 में जब मैंने पहली बार प्रिपरेशन करवाया था स्पेसिफिकली JEE नीट के लिए, ओके तो वहां पे एग्जिट क्या करवाना, कैसे करवाना, थोड़ा डिफिकल्ट था आइडेंटिफाई करना। 2013 में कुछ और करवाया, 2014 में कुछ और करवाया, 15 में कुछ और करवाया, पहले वो बुक ये बुक, ऐसे करते 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 पता चल रहा है कि इधर उधर कहीं भागने की जरूरत नहीं है। ये भी करो, वो भी करो, वर्मा भी करो, पांडे भी करो, ऐसा सब कुछ
पर इतना एटलीस्ट करो कि उसमें से हमें कुछ फ्रूटफुल आउटकम मिल सके। 500 नए क्वेश्चंस करने की बजाय 150 क्वेश्चंस करो, पर उसमें वो 500 का निचोड़ जो है वो आ जाए, इट्स मोर देन इनफ। 150 क्वेश्चंस करोगे तो उसमें से 50 डाउट्स होंगे, तो इट इज गुड इनफ। 33% डाउट हो रहा है, उसका मतलब ये कि कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता है। दैट इज द एक्चुअल वे ऑफ लर्निंग। मैं जब भी कुछ पूछ और आपको हाँ हाँ समझ में, हाँ समझ में आया, तो जनरली एवरीबॉडी नोज वेरी वेल कि जब भी हम कुछ ऐसा सीखते हैं, कुछ समझने का ट्राई करते हैं, तो कुछ भी ऐसा परफेक्ट नहीं होता है कि हमें सब समझ में आ गया। और जब भी मैं कुछ समझाता हूँ तो इतना वो इम्परफेक्ट नहीं होता है कि अपने को यार कुछ समझ में नहीं आया। उसका मतलब ये कि कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता है। सो वी हैव टू पुट सम प्रॉपर एफर्ट्स, और वही एफर्ट्स हमें सही डायरेक्शन में लेकर जाता है। ओके, और ये प्रिपरेशन ही आपको एक सही वे देगा कि हमें किस तरह से, कहाँ पे, कैसे काम करना चाहिए। 47 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा बताया कि एक सर्कल है, उसका रेडियस है inscribed in any triangle whose sides are A, B, C is given by सर्कल। उसके ऊपर से एक ट्राइंगल बने, तो एक ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बना, ऐसा उसने कहा। या तो द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एनी ट्राइंगल whose sides are A, B, C is given by small r equals to s minus a, s minus b, s minus c upon s raised to half, where s is equals to a plus b plus c by 2, ऐसा कुछ उसने कहा। चेक दिस फॉर्मूला फॉर अ डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। यानी यहाँ पे क्वेश्चन की सिचुएशन, ट्राइंगल, सर्कल, इंस्क्राइब्ड, यानी ऐसा कि ट्राइंगल लिया, उसके हर एक साइड्स को टच करता हुआ एक ट्राइंगल सर्कल बना, या तो ट्राइंगल के जो हर एक पॉइंट्स है उसको कवर करता हुआ एक बड़ा सर्कल बना है। उसकी कोई यहाँ जरूरत नहीं है, हम फोकस ही गलत जगह पे कर रहे हैं। क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि क्या ये फॉर्मूला कंसिस्टेंसी दे रहा है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या ये फॉर्मूला राइट है कि रॉन्ग है, दैट्स इट। तो देखो उसमें क्या सोचना है, सिंपल सी बात सोचनी है। वहां पे दिखाया s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2। उसने बोला a क्या है, डिस्टेंस है, b क्या है, डिस्टेंस है, c क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस में डिस्टेंस ऐड करो 3 बार, डिवाइड बाई 2 करो, तो बनता क्या है, डिस्टेंस डिवाइड बाय 2। डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस डिवाइड बाय 2 करो, तो यूनिट क्या बचता है, जो डिस्टेंस का था वही रहेगा। यस, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर। तो मीटर प्लस मीटर अपॉन 2, यूनिट क्या बनेगा, मीटर। मीटर ही यू आर बनेगा। ऑन द राइट ट्रैक। यूनिट उसका सिर्फ मीटर बचता, यानी एस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना, तो क्या एल बना। इसको कहते हैं आपने कुछ सीखा। इफ यू रिमेंबर दैट, कि जब ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आप जब नॉर्मल बोर्ड्स पढ़ रहे थे, तब आप ऐसा कहते थे मीटर प्लस मीटर यानी 3 मीटर डिवाइड बाई 2, तो आप आंसर देते थे 3/2m। अब आप उसमें से बाहर आ गए, अब आप 3m/2 नहीं बोले, आपने क्या बोला, सिर्फ मीटर। मतलब क्या, क्योंकि इसको कहते हैं आपने कुछ सीखा। मैं तो कहता हूँ सिर्फ 1% भी सीखा ना, तो उसको सीखा ही कहते हैं। अगर आज 1% सीखा है, तो कल वो 1 का 10% होने की पॉसिबिलिटी जरूर है। डिस्टेंस का यूनिट हो गया मीटर। अब देखो, अब उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से, आर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन एस रेस टू हाफ। आर क्या है, तो क्या रेडियस, रेडियस का यूनिट क्या, तो क्या मीटर, तो क्या बरोबर डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस, डिस्टेंस। डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस, मीटर। वेरी गुड। मीटर। एस माइनस बी, मीटर माइनस मीटर, क्या बचेगा, मीटर। मीटर। वेरी गुड, सही जा रहे हो, धैर्य भाई। डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस क्या बचेगा, मीटर। यस, डिवाइड बाय डिस्टेंस का यूनिट है मीटर,
और यहाँ पे ले लो हाफ। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ताकि ये मीटर इंटू मीटर है, मीटर इंटू मीटर मीटर नहीं होता है, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। तो इसके हिसाब से मीटर मीटर कैंसल, m स्क्वायर रेज टू हाफ, सो दैट इज ओनली मीटर। तो रेडियस का यूनिट भी मीटर था, ये पूरा कंबाइन किया तो भी मीटर बना, यानी ये डायमेंशनली करेक्ट है। मतलब यस, दिस इज कंसिस्टेंस, मतलब इसका कंसिस्टेंसी है, ये फॉर्मूला सही है, ऐसा ये 47 कहना चाहता था। नाउ मूव टू द 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर का क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत ही मजेदार है। द पोटेंशियल एनर्जी, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आपको डाउट है तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे डाउट्स को सॉल्व करने में, ताकि ये ऐसा डाउट है जो आपने पढ़ा हुआ है और नहीं समझ में आया, मतलब दैट आई कॉल्ड इट्स अ जेन्युइन डाउट। ओके, अगर कोई कहता है कि सर इंडक्शन का डायमेंशन फॉर्मूला, वो मेरा डाउट है, तो बता देता हूँ, पर मैं खुश नहीं होता। क्यों? तो कि यार इंडक्टेंस पढ़ा ही नहीं है, तो ऑब्वियस वो डाउट ही होगा, ताकि वो इंडक्टेंस क्या है वही अपने को नहीं पता है। तो देखो इसके अंदर ऐसा दिया है कि U इक्वल टू A अंडर रूट एक्स, मैं क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर रहा हूँ, यूनिट 1। ओके, अभी जो आए खुश, आई थिंक अभी आप आए, तो देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसकी एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस बी। ओके, स्टिल आई सजेस्ट टू एवरीवन कि अगर आपका कोई ना कोई लेक्चर होता है तो प्लीज थोड़ा सा उसको मैनेज करिए, आपका कुछ मिस नहीं होने वाला है। यहाँ पे सब कुछ जो है वो हम क्लियरली बताने का ट्राई करते ही है। ओके, और ये पूरा का पूरा हम रिकॉर्ड कर देते हैं। ओके, बट ऑफ कोर्स जो हम थोड़ा बहुत इंटरेक्शन या तो बस ऐसी जो 2-4 बातें कर लेते हैं, वो रिकॉर्डिंग में रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो वही आप मिस कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे कंटेंट की बात हो तो कंटेंट की बात कहीं पे आपकी मिस नहीं होने वाली है, सो रिलैक्स, टेंशन मत लीजिए, आपका कुछ मिस आउट नहीं होता है। दोज हु हैव अ लेक्चर एट द सेम टाइम, आप अपने डाउट्स जो है वो हमारे ग्रुप के अंदर रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है यूनिट 1 दिस आर डाउट्स। ओके, वैसे अगर आप नहीं आ पाते हो तो आप अपने डाउट्स जो है वो ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हो आराम से, प्यार से, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन ऐसा है, पोटेंशियल एनर्जी। अब कोई कहेगा यार पोटेंशियल एनर्जी तो क्या एनर्जी, तो पोटेंशियल को मारो गोली, एनर्जी को याद रखो। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला, वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला, कोई भी एनर्जी हो डायमेंशनल फार्मूला यार सेम ही होता है। नंबर 1 वो पता होना चाहिए। That varies with the distance x, x is the distance, u a x square plus x square by b। तो b का डायमेंशन, b के अंदर x स्क्वायर को ऐड किया, x डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, यूनिट उसका मीटर स्क्वायर होगा, तो b का यूनिट भी क्या होगा, तो कि b का यूनिट भी मीटर स्क्वायर होगा, और डायमेंशनल फॉर्मूला L2 ही होगा। दैट इज द पॉइंट। एक्स स्क्वायर में बी ऐड करो, मतलब मीटर स्क्वायर में बी ऐड करो, तो बी भी क्या होता है, मीटर स्क्वायर ही होता है। ए एंड बी आर डायमेंशन कांस्टेंट, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए बी। चलो बी तो मिल गया, ताकि एक्स स्क्वायर में बी ऐड कर दिया। अब ए ढूंढना है, तो ए को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना देते हैं, तो यू इंटू एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर का हो या बी का हो बात तो एक ही बनेगी, और नीचे आ गया रूट एक्स। तो U एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L2 T-2, ये बन गया L2, और ये आता है L रेज़ टू हाफ पावर, तो लिख सकते हैं ऐसा। तो देखो यहाँ L2 L2 L4 बना, ये हाफ ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो क्या माइनस हाफ। तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं m1 T-2 एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो m1 L2 प्लस 2 माइनस हाफ एंड T-2 ऐसा कुछ बचेगा, जिसको आप A कह सकते हो। तो देखो A को सब्जेक्ट बनाना था, इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स, खत्म हो गई बात। तो देखो यहाँ पे ये बनता है m1 2 प्लस 2 4, 4 माइनस हाफ, तो 4 2 8, 8 माइनस 1 दैट इज 7/2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, और T-2 ऐसा कुछ बच जाएगा, ठीक है। ये बचता है आपका A का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, A इंटू B करूंगा, तो m1 और T-2 तो एज इट इज आएगा। तो अब चारों ऑप्शन देखो,
m1t माइनस टू, m1t माइनस टू, m1t माइनस टू, चार ऑप्शन में m और t सेम ही है ना, तो सोचना किसके ऊपर हुआ, l के ऊपर ही हुआ। तो यहाँ पे l 7/2 था, उसमें करते हैं l का मल्टीप्लीकेशन, पर पावर का होता है एडिशन, तो 2 2 जा 4, ओके 7/2 प्लस 2 ऐसा करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 2 जा 4, 4 + 7 11, 11/2, तो L जिसमें आता है 11/2, दैट इज द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो 50 जो है उसका आंसर आएगा स्मॉल बी, बी ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, चलो अब इसके बाद चलते हैं आपके ये वाले डाउट्स के ऊपर, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 98। तो देखो क्वेश्चन नंबर 98 जो है, सबसे पहले तो आपको चेक करना चाहिए कि क्या वहां पे जो दिया हुआ है वो ऐसा कुछ है, हमने पढ़ा हुआ है ऐसा कुछ है, या कुछ आउट ऑफ सिलेबस जैसा लग रहा है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 98 पहले मैं निकालता हूं यहाँ पे, पेज नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 98, वहां पे दिया हुआ है अ रेक्टेंगुलर बीम विच इज सपोर्टेड एट इट्स टू एंड्स। अब ये जो क्वेश्चन है ना वो कितना कुछ बड़ा बड़ा चल रहा है, कोई बात नहीं, जो दिया है उसको पहले सुनते जाइए। एक बीम है, supported at its two ends and loaded in the middle with weight W sags by an amount delta such that delta, okay, कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, WL³ upon 4YD³ into question mark, where L, D and Y represent length, depth and elasticity respectively। लेंथ का डायमेंशन आता है मीटर, डेप्थ, अब डेप्थ यानी 1 काइंड ऑफ मीटर, तो क्या हाँ नो प्रॉब्लम, चलो। इलास्टिसिटी नहीं पता है, तो आप जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला का लिस्ट है उसमें से देख सकते हैं, वहां पे आपको, वैसे मैंने इसके बारे में बताया था शायद, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, ऐसा शायद मुझे थोड़ा बहुत याद है कि यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, ऐसा शायद मैंने कोई डिस्कशन किया हो, तो वहां से वो पता चल सकता है। वैसे यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस जो है वो पार्ट 2 का पॉइंट है, तो अभी वो पता चले ऐसा जरूरी नहीं है। एंड विथ योर सरप्राइज, अगर ये क्वेश्चन, ये जो इतना भयंकर फॉर्मूला है, पार्ट 2 चैप्टर 9, दैट्स द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्ट 2, उसको देखिएगा, जहां पे ये चैप्टर खत्म होने आता है ना, वहां पे ये फॉर्मूला दिया है। और जब भी ये फॉर्मूला मैं पढ़ूंगा तब मैं कहूंगा कि भाई ये गिवन फॉर्मूला है, ये कहाँ से आया, कैसे आया, पता नहीं चलता है। फिजिक्स में काफी सारी बातें ऊपर से आती है, ओके, क्यों, तो कि यार हमें इस मोमेंट को नहीं बताई जाती कि कहाँ से आती है, बस सिर्फ दी जाती है। ऐसा होता है, काफी बार होता है, ओके, तो हमें इस मोमेंट उन बातों को एक्सेप्ट करके चलना पड़ता है। पर हाँ, इसका आइडिया कैसे निकालना है, तो कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि W क्या है, तो कि W वेट है, वेट। दूसरा लेंथ D है, ओके, मतलब मीटर, मीटर जैसा ही कुछ बना। Y यंग मॉड्यूलस, और यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, और कोई क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ है, guess the unknown factor using the dimensional consideration, तो वो जो है क्वेश्चन मार्क, मैं उसको x लिख देता हूं तो थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे by an amount delta such that, अब यहाँ पे ये डेल्टा क्या है वो नहीं पता, that is called as a beam which supported at its two ends and loaded with the middle with weight W sags by an amount delta such that delta equals to this। अब डेल्टा यानी कुछ बेंडिंग, या डेल्टा जो है एक्चुअल में वो फॉर्मूला है, वहां पे वो बेंडिंग कितना होता है वो बताया हुआ है। तो देखो क्या कर सकते हैं आप, तो कि डेल्टा इज इक्वल्स टू WL³ अपॉन 4Y D³ इनटू क्वेश्चन मार्क, यानी मैं उसको x ले लेता हूँ। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि डिस्टेंस का क्यूब, नीचे भी डिस्टेंस का क्यूब, तो डिस्टेंस का क्यूब, डिस्टेंस का क्यूब यूनिट के टर्म में तो कैंसिल हो जाएगा, ताकि मुझे तो डायमेंशन फॉर्मूला चेक करना है। x जाएगा ऊपर, w 4 का कोई काम नहीं है, फिर भी चलो लिख दिया, y, और इधर आ गया डेल्टा। w वेट है, y का अगर डायमेंशनल देख लिया, और बेंडिंग यानी वो भी डिस्टेंस जैसे कुछ बना, तो W का, Y का और डेल्टा के डायमेंशंस अगर हमें मिल जाएंगे तो ये क्वेश्चन आराम से आपसे सॉल्व हो पाएगा, ओके। और जैसे वैसे यहाँ पे देखो, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ स्क्वायर, ब्रेड्थ
क्यूब एंड मास, ऐसा ही कुछ निकालना है, ऐसा उसने कहा। पर हमें ये यंग मॉड्यूलस है, उसका क्या है वो अभी पता नहीं है, अभी पता नहीं चल सकता है, विषय भी उसकी ज़रूरत भी नहीं है। फिर भी फॉर योर क्यूरियोसिटी मैं बता दूँ, यंग मॉड्यूलस का डायमेंशनल फॉर्मूला विच इज इक्विवेलेंट टू प्रेशर। ओके, पर ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा प्लीज यंग मॉड्यूलस यानी प्रेशर, ऐसा मत समझिएगा। ओके, जैसे मैं ऐसा कहता हूं कि डायमेंशनल फॉर्मूला टॉर्क अगर हम देखेंगे बाद में, तो टॉर्क और वर्क डन का सेम होता है, तो वर्क डन मीन्स टॉर्क। नो 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 नो, वर्क डन है, टॉर्क टॉर्क है, दोनों चीजें अलग है। हाँ, डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों के सेम बन रहे हैं, वो एक अलग चीज है। क्लियर? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है वो यहाँ तक, जस्ट आई कैन शेयर द वे हाउ कैन वी सॉल्व इट, पर उसके बाद W का, Y का और डेल्टा के क्या क्या डायमेंशन है उसको तो आपको डायमेंशन फॉर्मूला का लिस्ट है, वहां से देखना चाहिए। अभी टाइम के लिए आप अगर आप इसको इग्नोर कर दो तो इट इज परफेक्टली फाइन, ताकि जब आप पढ़ेंगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड तब आपको डिटेल में पता चल जाएगा। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई वांट टू जस्ट शेयर द वे। ये आपका एक तरीका था, वैल्यूज प्लेस करो। ये एक सोचने वाला पॉइंट था कि डिस्टेंस का क्यूब दोनों को कैंसिल कर दो, तो उसका यहाँ पे कोई रोल ही नहीं आ रहा है। x ऊपर गया, 4 का भी कोई रोल नहीं है, w वेट है, y नीचे है, और उसके हिसाब से हमें जो भी मिलेगा। यहाँ पे ब्रेड स्क्वायर उसको ऐसा समझिए मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब, दैट इज परफेक्टली फाइन, ताकि यहाँ पे हमें डायमेंशंस की बात करनी है। ओके, तो शायद आपका काम हो जाएगा। ताकि ए ऑप्शन ब्रेड, बी ऑप्शन ब्रेड स्क्वायर, सी ऑप्शन ब्रेड क्यूब एंड डी ऑप्शन इज मास, यानी कुछ आइडिया ऐसा, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब एंड केजी, दीज आर द 4 ऑप्शंस। बस वैल्यू प्रॉपर्ली रखो, आंसर मिल जाएगा। और अभी नहीं मिले तो डोंट टेक टेंशन, सो रिलैक्स्ड, उस क्वेश्चन की करने की जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से तो अभी। नाउ अबाउट 104, देखो 104 तो यार ऐसा है, द पैरामीटर विच इज अ मेजर ऑफ ए हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड। ये तो डेफिनेशन का क्वेश्चन हुआ दोस्त। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन। ये किसकी डेफिनेशन है? तो हमने ऐसे 2 पॉइंट समझे थे, एक को हमने कहा था मोर प्रिसाइज एंड मोर एक्यूरेट। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? प्रिसीजन एंड मेजरमेंट। ओके, थोड़ा बहुत इसके बारे में मैंने हल्का हल्का सा नोट्स के अंदर भी शायद डिस्कशन किया हुआ है। ओके, प्रिसीजन, प्रिसाइज वैल्यू, एक्यूरेट, हाउ क्लोज, एक्यूरेट आंसर आना चाहिए, प्रिसाइज आंसर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो उसने वर्ड फॉर्म किया ना, दैट इज अबाउट दैट्स क्वांटिटी स्क्वायर्ड, मतलब ये डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, द पैरामीटर विच इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एक्यूरेसी, प्रिसीजन, मिनिमम एरर एंड रिजोल्यूशन। तो यहाँ पे वो ऐसा कहते हैं, पैरामीटर वर्ड उसने यूज किया। द पैरामीटर विच इज अ मेजर, मतलब हमने कुछ मेजर किया और हमें सही आंसर से काफी नजदीक वाला आंसर मिला। ओके, हाउ क्लोज वी आर, तो उससे ये पता चला कि हमें सही आंसर मिलने ही वाला था, पर हमने शायद कोई गलती कर दी। अगर वो हल्का सा एरर हम इग्नोर कर दे, जैसे कि कोई जगह पे स्मॉल जी का वैल्यू आपने 9.8 मान लिया, उसने 10 मान लिया, तो देयर इज अ स्मॉल एरर टू गेट द एग्जैक्ट आंसर। तो क्या, हाँ, तो ये भी वैसा ही कहना चाहते हैं कि there is just a consider as a maybe a small error or a minimum error, जिस वजह से ये कोई आइडिया है वो डेवलप हुआ। Okay, so in that question you can say that the parameter which is to measure how close the measured value, मतलब क्या, तो कि मिनिमम एरर होता जाएगा, जितना एरर कम होता जाएगा उतना हम सही आंसर से नजदीक पहुंचते जाएंगे, उतना हमारा आंसर ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट होता जाएगा। दैट्स द बेसिक पॉइंट। ठीक है, 106 अगेन आई एम हैप्पी विद दैट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, ताकि वो हमने पढ़ा हुआ है और वो डाउट है, मतलब कहीं पे कुछ हमने गलत समझा जिसको अभी हम यहाँ पे सॉल्व आउट कर सकते हैं। 106 क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई g। इसको देखने का, इसको समझने का क्या तरीका हमने बताया था, दोनों साइड स्क्वायर करो तो ही रूट निकलेगा, टी स्क्वायर
4 पाई स्क्वायर L बाई जी। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट काफी बड़ी गलती कर बैठते हैं। देखिएगा क्या गलती करते हैं वो मैं पहले बताता हूँ। अगर मैंने यहाँ से सीधा सीधा एरर को देखा, 2 डेल्टा टी बाई टी, 4 पाई स्क्वायर का कुछ नहीं, डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा जी बाई जी। तो जैसा फॉर्मूला उसके हिसाब से मैंने बरोबर लिखा, पावर आ गया, आया डेल्टा टी बाई टी किया, परसेंटेज एरर हो गया, डेल्टा एल बाई एल हो गया, प्लस डेल्टा जी बाई जी हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब परफेक्ट परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे ही आपने क्वेश्चन को टर्न किया और देखा कि यार क्वेश्चन ऐसा है, द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द जी, ओके जी फाइंड करना है, तो अगर डेल्टा जी बाई जी फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 डेल्टा टी बाई टी माइनस डेल्टा एल बाई एल। हाँ, सो दिस इज द एरर। यहाँ पे आपने गलती कर दिया। क्या गलती किया, क्यों, बरोबर तो है, डेल्टा जी बाई जी को सब्जेक्ट इक्वेशन बनाया तो डेल्टा एल उधर जाएगा, उसमें गलती कहाँ है भाई, परफेक्ट तो मैथ्स है, मैथ्स बरोबर है, अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग है। अब देखो ये कैसी गलती हुई उसको मैं भी प्रूव कर देता हूँ कि ऐसा नहीं आएगा। ओके, अगर मैं ये स्टेप में लिख पाया, ओके, इसके बाद इसको मैं जी को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना सकता हूँ, तो क्या हाँ बना सकती, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो क्या बनेगा जी एज ए सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन, तो कि 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर ऐसा बनेगा। अब डेल्टा जी बाई जी को सब्जेक्ट बनाइए, तो डेल्टा जी बाई जी 4 पाई स्क्वायर का कुछ, तो क्या नहीं उसका कुछ नहीं, एल डेल्टा एल बाई एल, ये डिनोमिनेटर में है तो आता प्लस है, टी का पावर है तो आएगा 2 डेल्टा टी बाई टी, इधर आया माइनस, इधर आया प्लस, इधर माइनस, इधर उधर हो जाए तो माइनस में बहुत बड़ी गलत फहमी हो जाए, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाए, ताकि डेल्टा एल माइनस 2 डेल्टा टी बाई टी तो कुछ और ही चीज़ देगा, 2 डेल्टा टी माइनस डेल्टा एल बाई एल कुछ और चीज़ देगा, और यहाँ पे तो यार एडिशन आया। अब ये इधर हो या इधर हो तो एडिशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कौन सा वाला राइट, ये वाला राइट कि ये वाला राइट। अब ये वाला राइट है तो ये वाला रॉन्ग क्यों है, क्या गलती क्या किया, क्योंकि गलती यहाँ पे किया कि आपने एरर को सही तरीके से नहीं समझा। एरर में हमने कहा था, एरर में कभी माइनस साइन आता नहीं है, गलतियां कभी माफ नहीं होती है, गलती किया तो पनिशमेंट तो मिलेगा। तो आपने गलती क्या किया, तो कि गलती ये किया कि टी स्क्वायर के हिसाब से आपने ये कर दिया, हाँ, और बाद में आपने देखा कि डेल्टा जी बाई जी फाइंड करो। अगर यही क्वेश्चन टाइम पीरियड का होता ना, देन यू आर राइट, पर उसमें फिर से एक छोटा सा पॉइंट मुझे बताना पड़ता, क्या, क्योंकि यार टी स्क्वायर है ना, तो टी कोई सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन रखो, मतलब यही टी रखो, डेल्टा टी बाई टी हाफ डेल्टा एल बाई एल प्लस हाफ डेल्टा जी बाई जी। आप कहते ये 2 इधर ले लो तो भी बरोबर है, बरोबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो टी की वैल्यू होती तो, अगर इसमें से डेल्टा एल निकालते तो डेल्टा जी बाई जी इधर करते, फिर से सब्ट्रैक्शन, फिर से गलती, डेल्टा जी वहीं का वहीं रखा, डेल्टा इधर गया तो भी गलती, मतलब दिस इज द wrong from the understanding, it is not wrong from the mathematical point of view। मैथ्स के हिसाब से गलती नहीं है भाई, वो गलती है अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, दैट वी कॉल्ड एज ए कॉन्सेप्चुअल गड़बड़। अब देखो यहाँ पे ये तो आएगा नहीं, अब जैसे नहीं आया भैया तो क्या करने का, तो कि बहुत सिंपल सी बात करने की, क्वेश्चन को पढ़ो, वहां पे डेल्टा एल दिया है, एल दिया है, डेल्टा टी दिया है, टी दिया है, बात सभी वहां पे खत्म हो जाएगा। एंड यू वांट टू फाइंड आउट द एरर, तो एरर के लिए क्या करने का, परसेंटेज एरर के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर, बट एरर इज 1 मिलीमीटर, बी केयरफुल। ओके, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना नहीं भूलने का। तो ये हो गया 0.1, ये हो गया 20, मल्टीप्लाई बाय कर दिया 100, 2 इंटू डेल्टा टी, टाइम का एक्यूरेसी तो 1 सेकंड ही होता है ऑब्वियस, और यहाँ पे दिया है पेंडुलम 100 ऑसिलेशंस के लिए 90, तो बरोबर है, एंड मल्टीप्लाई बाय 100,
तो देखो ये सीधा सीधा आंसर आपको दे सकता है 25 जा 0.1 इंटू 5 इट इज़ अ 0.5 प्लस ये 0 0 कैंसिल करो, ये 10 इंटू 2 यानी 20 करो, 20/9 करो, तो 20/9 अप्रोक्सीमेशन से कितना मिलेगा, तो कि 9 2 जा 18 मिलेगा। तो 2 अप्रोक्सीमेशन से मिला, प्लस 0.5 करेंगे, 0.5 करेंगे तो 2 में प्लस 0.5 करेंगे तो क्या वो 1 बनेगा, नहीं यार। तो क्या 2 बनेगा, तो क्या नहीं यार। क्या वो 4 बनेगा, तो क्या नहीं यार। तो वो क्या बनेगा, तो क्या वो 3 बनेगा, ऑब्वियस है यार। ओके, यूज अ कॉमन सेंस। तो वहीं से आपका आंसर 3% हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए, चेक करने का बाद में। तो 106 है, उसमें ये करने का था। तो हो सकता है जिन लोगों को डाउट हो उसने वो पहले वाला गलती किया हो, जो ऑब्वियस गलती है आपसे हो जाए, पर वही तो नहीं करना था। ओके, अगर आप लोगों ने वो धमाल मूवी देखी है, धमाल, अगर वो देखी ना तो उसमें एक लास्ट में एक मज़ेदार सीक्वेंस आती है। ओके, वहाँ पे वो एयरपोर्ट पे वो इंसान है ना, वो इंस्ट्रक्शन देने बैठता है और वो जल्दबाजी में एक मज़ेदार डायलॉग है। वो कहता है कि क्या आपको वो लाल बटन दिख रहा है, तो क्या हाँ हाँ दबा दिया दबा दिया। वो नहीं दबाना था। अगर वो पूरा सीक्वेंस याद हो ना, वो मूवी, वैसे आई एम फॉन्ड ऑफ टू वॉचिंग मूवीज, तो इसलिए मुझे डायलॉग सीक्वेंसेस काफ़ी अच्छी तरह से याद रहते हैं, और ऐसे टिपिकल मूवी का तो काफ़ी कुछ याद रहता है। अगर वो जिसने मूवी देखा होगा तो दे कैन डायरेक्टली रिलेट कि यहाँ पे ये दिख रहा था, तो क्या हाँ दिख रहा था, हाँ बस वही कर दिया, वही नहीं करना था, और वहीं पे आपने वो गलती कर दिया। दैट इज द मेन पॉइंट। तो देखो इसके बाद 106 के बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 116। ओके, तो देखिए 116 जो है वहां पे पहले देख लेते हैं। 116 यार कितने को लग रहा है, आता है सर। क्यों आता है, है कैसे आता है, सर, आपने करवाया है। कब करवाया है, नोट्स में है शायद। है। नोट्स में है, इसके रिलेटेड है। नोट्स में है, हाँ हाँ सर। सर, पक्का। पक्का। हाँ सर। टेक्स्ट बुक का समय सर। एग्जैक्टली, देखो ये रहा, a calorie is a unit of a heat energy। ओके, तो देखो यहाँ पे a calorie is a unit of a heat और energy। ओके, यहाँ पे वही का वही क्वेश्चन है, यहाँ पे सिंपल तरीके से ही बताया है। डोंट गो विद दैट कि यार सर उसमें वो मेथड है, ये मेथड, अरे यार मेथड तो मोमेंटली आप समझ गए, तो वो मेथड हो चाहे ये मेथड हो, वन इन द सेम थिंग। ओके, जब एमसीक्यू की आप बात करते हैं तो वहां पे मेथड का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मेथड बताई, आपको नहीं अच्छी लगी, आपको कोई दूसरी मेथड अच्छी लगी, अगर फिजिक्स उसमें सही है, गो विथ दैट मेथड। ओके, पर वो समझ में आना चाहिए। आई होप इट्स क्लियर। ओके, उसके बाद आपका जो डाउट है, एक सेकेंड, हाँ यस, ओके डन। चलो आफ्टर दिस वी गो फॉर द नेक्स्ट वन। तो आई होप 116 जिसको डाउट हो प्लीज रेफर वीडियो ऑफ चैप्टर 2 एक्सरसाइज। तो जो हमने वीडियो बनाया है प्लेलिस्ट में ऐसा रखा हुआ है, चैप्टर 2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज, वो लास्ट क्लास की जो सेशन है वहां से आपको मिल सकता है। ठीक है, 116 में 118 18 अरे 118 अगेन सेम क्वेश्चन। क्या आपको लग रहा है ये करवाना चाहिए 118? ओके, यहाँ पे वो भी बता देता हूँ, ताकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 118 भी हम करवा चुके हैं शायद। यस, शायद नहीं सर, पक्का करवा चुके। द फोटोग्राफ ऑफ हाउस ऑक्यूपाइज 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 mm स्लाइड। ओके, तो जिन लोगों को नहीं समझ में, हाँ वैसे अगर किसी को पता ना चला हो कि सर यही नहीं समझ में आ रहा था ये एक्सरसाइज वाला, तो भाई मैंने उसमें बताया था, क्या बताया था कि अभी ये थोड़ा बाउंस जाएगा। रीजन इज दैट कि ये रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन है ना, उसका एक फॉर्मूला है हाई बाय हो।
ऐसा मैं कहता हूँ। अब ये हाई बाय हो क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। लिखा है ना, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे बताया है एरियल मैग्निफिकेशन, तो एरियल मतलब समझिए ये एरिया के कॉन्टेक्स्ट में है, और एरिया का रूट निकालो, जैसे कि मीटर स्क्वायर का रूट निकालो तो क्या देता है, मीटर देता है। तो क्या हाँ, मीटर किसका यूनिट है, तो क्या लेंथ का है। तो क्या हाँ, उसके हिसाब से समझा जाएगा लीनियर मैग्निफिकेशन। इतना अभी समझो तो ही पता चलेगा, ताकि यहाँ पे जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ इतनी है कि एरिया के कॉन्टेक्स्ट में दिया है, लेंथ आपको निकालनी है, बात को समझो और आगे बढ़ो। ओके, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाई बाय हो कैसे आता है, तो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, ताकि वो रे ऑप्टिक्स में आता है। अभी के लिए आपको इतना बताया, वही आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो 118 या कौन सा था, हाँ 118 जो है, इट इज अगेन सॉल्व्ड पार्ट। ओके, उसको करने की जरूरत नहीं है, वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज से ही है। उसके बाद आता है 122 122 क्या यार, चलो फिर से 122 भी काफ़ी लोगों को शायद पता होगा कि यार ये हम कर चुके हैं। अगर हमने एक्सरसाइज किया है तो 122, यस इट्स हियर। देखो 122, अ बुक विद द मैनी प्रिंटिंग एरर्स कंटेन्स अ 4 डिफरेंट फार्मूला, वही का वही क्वेश्चन बना। तो जिसको यही क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो उसको फिर से मैं आइडिया दे दूं कि हमने यहाँ पे ऐसा समझा हुआ है भाई। ओके, हमने ऐसा समझा हुआ है इसी के अंदर कि जो साइन के साथ हो वो डायमेंशन लेस होता है, यानी 2 पाई टी बाई टी, यानी टी टी कैंसिल, तो साइन के साथ जो भी वैल्यू है वो डायमेंशन लेस होता है। वाई डिस्टेंस है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इधर डिस्टेंस है और इधर डिस्टेंस अपॉन टाइम है, मतलब थर्ड जो है वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। यहाँ पे साइन टी बाई ए, तो साइन के साथ ये जो है वो टी टाइम है, तो ए भी टाइम होना चाहिए, पर अगर ए डिस्टेंस है तो ये बात गलत है, यानी थर्ड है उसमें कोई ना कोई गलती है, उसमें कोई ना कोई एरर है। v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो क्या वेलोसिटी इंटू टाइम डायमेंशन लेस नहीं होता है यार, उसमें कोई ना कोई तो डायमेंशन होगा, तो साइन के साथ जो भी होता है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए, जो यहाँ हो रहा नहीं है। ओके, तो उसके हिसाब से आप 122 जो है वो कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पे जो 1 है वो इसका 1 है, यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ का बी ऑप्शन है, यहाँ पे जो सी है मतलब साइन रूट टी बाई ए, तो क्या रूट टी बाई ए ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, और 2 पाई स्मॉल टी बाई टी यानी ये भी थोड़ा अलग दिया हुआ है, ये a बाई रूट 2 है, वहाँ a इंटू रूट 2 है। सो आई एम जस्ट टेलिंग दैट कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन सिमिलर लिया, बाद में कुछ वैल्यूज वहाँ पे चेंज कर दी, बट द बेसिक फंडा जो है वो बेसिक फंडा सेम रहता है कि साइन के साथ अगर कोई मल्टीप्लिकेशन में हो तो वो डायमेंशन लेस होता है। तो उसी बेसिस पे यहाँ पे आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता चल सकता है कि 122 के हिसाब से उसका बी ऑप्शन जो है वो गलत है। ओके, क्यों, तो क्या वहाँ साइन के साथ t बाई ए लिखा है, t टाइम है, a डिस्टेंस है, तो डायमेंशन लेस नहीं बना, इसलिए वो गलत हो गया, खत्म हो गई बात। देन आफ्टर 126 क्या कहता है, 126 देखो 126 निकल जाएगा, क्यों, द डायमेंशन ऑफ सी वी स्क्वायर मैच विद द डायमेंशन ऑफ सी वी स्क्वायर में c क्या है बताया, एल आई स्क्वायर में l क्या है वो बताया, पर पीछे कुछ क्वेश्चंस हमने इग्नोर करवाए, वहां पे शायद हमने सी बताया था, आगे के पोर्शन में सी बताया था, और वैसे सी का डायमेंशन फॉर्मूला आप लोगों को आता भी है, कैपिटल सी, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, पर यहाँ पे एल इंडक्टेंस होता है, इसलिए इंडक्टेंस तो किया ही नहीं है, तो उसी के हिसाब से बाहर निकल गया। ओके, तो उस हिसाब से वैसे यहाँ पे मैं बता दूं, हाफ सी वी स्क्वायर एंड हाफ एल आई स्क्वायर वो दोनों एनर्जी के फॉर्मूला है, पर वो अभी नहीं पता चलेगा, और हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी है वो तो इस मूवमेंट पे 12th वालों को भी पूछो ना तो उसको भी ये नहीं पता होता है, क्यों,
तो कि अभी 12th स्टैंडर्ड में भी इस मोमेंट पे अभी एल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो आपको तो पता हो वो पॉसिबल नहीं है। सो रिलैक्स्ड, 127 जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, बचता है 133। 133 हाँ, वो थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है, बट विद द सेम बेसिक फंडा, साइन के साथ कॉस के साथ जो भी होता है वो डायमेंशन लेस होता है। तो 133। सो आई रिपीट, JEE नीट के जो लेक्चर है वहाँ पे थ्योरी का डिस्कशन कोई ज़रूरत नहीं है। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका आपको वो आता है, रिलेशन ऑफ वन क्वांटिटी विद द अदर वो आपको आता है, एरर एडिशन में एरर, सब्ट्रैक्शन में एरर वो आपको आता है। तो जो लेक्चर हम यहाँ पे देते हैं, आप या तो आप सुनते हो, उसमें डिस्कशन है वो जनरली क्वेश्चंस का होना चाहिए कि हम जो क्वेश्चंस देखते हैं उसमें क्या नया है, या तो क्या उसमें ऐसा है जो यहाँ पे आप उसको रिलेट कर सकते हैं, या तो यहाँ पे आप उसको समझने का ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो एक सेकंड, हाँ मैं करवाता हूँ। चलो, तो 33 F इज इक्वल्स टू स्मॉल a sin ct प्लस b cos dx। अब यहाँ पे ये F फोर्स है, तो फोर्स में फोर्स ऐड करो तो ही फोर्स बनेगा, यानी ये पूरा का पूरा फोर्स होना चाहिए। तो क्या, हाँ, साइन के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में हो वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो क्या, हाँ, तो ये तो डायमेंशन लेस हो गया, तो फोर्स का डायमेंशन और ए का डायमेंशन कैसा होगा, सेम। फोर्स इक्वल टू दिस प्लस दिस, इट मींस दिस should be equal to the forces। ये भी फोर्स होना चाहिए, ये भी फोर्स होना चाहिए, तो ए भी फोर्स और बी भी फोर्स ही होना चाहिए। तो फोर्स का डायमेंशन अपन फोर्स का डायमेंशन लो, ए अपॉन बी लो, तो ऊपर भी न्यूटन नीचे भी न्यूटन, न्यूटन न्यूटन कैंसिल, ताकि डिवीजन में तो कैंसिल ही होता है ना, मल्टीप्लिकेशन में वो मल्टीप्लाई होता है, पर एडिशन हो तो वही का वही रहता है। तो यहाँ पे m मतलब m1 l1 t माइनस 2, m1 l1 t माइनस 2, तो इसके हिसाब से ये बन जाएगा m0 l0 t0। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। इसके बाद साइन ct यानी क्या, तो कि c इंटू टी, तो ct दैट शुड बी डायमेंशनलेस। तो क्या, हाँ, तो c इंटू टी m0 l0 t0 होना चाहिए, तो c को सब्जेक्ट बना दो तो t नीचे जाएगा, सो दैट शुड बी t माइनस 1। सेम वे d बन जाएगा l रेज टू माइनस 1। अब यहाँ पे पूछा है c अपॉन d, चलो c अपॉन d हो गया, तो l बन जाएगा ऊपर, तो l1 t माइनस 1, सो दैट इज द c इज द राइट ऑप्शन। ताकि आप देखोगे m0 l0 t0 वैसे भी वो एक ही ऑप्शन था, तो a अपॉन b में अगर कोई स्टूडेंट लॉजिक लगाता है तो उसका ये अपने आप सही सही हो जाता है, और उसका डाउट वहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप इट्स क्लियर। अभी हम यहाँ पे आपके यूनिट 2 जो है उसके डाउट्स अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, पर आज के लिए कोई होमवर्क नहीं देंगे। सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि सभी लोग अपने अपने डाउट्स यहाँ पे दे, वो हर कोई फिर से उसी डाउट को उसी तरीके से फिर से देखने का, फिर से सोचने का ट्राई करे। जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो इस वीक के अंदर भले ही थोड़ा ही सही 5% ही सही समझ में आए, पर एक बार उसको खुद समझने का थोड़ा सा ट्राई करो। ओके, थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत है मुझे। ओके, इस बार थोड़ी पेशेंस रखो, आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि ये कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में डाउट्स तो सॉल्व होंगे, पर उससे पहले मुझे काफी कुछ आपको समझाना है। एंड विद इन दिस वीक हम चैप्टर 4 में से रेगुलर जो सेशन है उसमें एक एक्स्ट्रा लेक्चर ऐड करेंगे। एक्स्ट्रा लेक्चर मतलब इट इज नॉट द पार्ट ऑफ चैप्टर 4। आई थिंक मैंने आपको कहा था वो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, इफ यू रिमेंबर इट, वॉर v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, तो वो मुझे रेगुलर लेक्चर में बताना है। इट इज अ एक्स्ट्रा पार्ट दैट कम्स इन द चैप्टर 6 एंड 7। पर JEE नीट की जब हम डिस्कशन करते हैं तो यहीं पे हमें वो मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है, और उसके कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, तो वो हमारे रिक्वायरमेंट यहीं से बन जाती है, तो वो भी हम करेंगे। तो आपको इस वीक के अंदर काफी टाइम मिल जाएगा जो आपके डाउट है उसी को फिर से समझने का, फिर से ट्राई करने का। ओके, ट्राई करिए तो अच्छा है, फिर से उसको समझिए, मजा आ सकता है। ओके, सो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। ओके,
तो डाउट्स यहाँ पे है आपके आई थिंक यूनिट 2 और आई थिंक आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी मज़ेदार रहा। ओके तो चलो यूनिट 1 के जो डाउट्स है ओके एक काम करते हैं पहले मैं चलो बताते जाओ ना बाद में वो अप्लाई करेंगे। चलो यस एक सेकंड हाँ आप बोल सकते हैं 1 to 10 उसमें से डाउट सर 7, 8, 9. ओके 1 to 5 में से कोई डाउट सर 5 ओके उसके बाद 7, 8, 7 9. 8 9 7 8 7 8 9 और चलो 7 8 9 तक पहुंचे 11 to 15 के बीच में 11. सर 11 11 13. चलो 16 to 20 सर 18 ओके अप टू 25 21. 25 सॉरी 25 25. डायरेक्ट ओके 21. ओके 30 तक में 26. 27 26 27. 27 29 एक सेकंड हाँ भाई 27 उसके बाद 29 तक 29 up to 35 okay up to 40 38 38 39 36. 36 39 हर्षित आप भी बोल सकते हैं हाँ हाँ सर मेरा अभी आ रहा है 41 पे। अच्छा ठीक है और काफी कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि आपका भी डाउट हो पर किसी ने ऑलरेडी बोल दिया हो तो वो हाँ रिपीट सर ऐसे तो बहुत सारे निकल गए। हाँ एग्जैक्टली वो सब 45 45 चलो उसके बाद 43 40 43, sir. ओके 49 49 अप टू 50 में और कोई बाकी चलो 1 to 50 में और कोई बाकी किसी का ओके अप टू 55 55. 51 Sorry? 52 51 52 52 ओके और 5. 53 और 55 55. 55 आगे 56 56 57. 57 आगे 58 आगे 60 आगे 62 62 आगे 65 4 हाँ जी 64 ओके अप टू 70 70 70 lakhs. 71 चलो 1 to 70 में और किसी का कोई डाउट ये जो है उसके अलावा किसी के क्या कोई डाउट है यस एनीवन किसी के कोई डाउट बाकी हेलो इसके अलावा No, No, sir. sir. ओके No, sir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आउट ऑफ 70 अगर 35 भी डाउट्स होते तो भी आप कितने क्वेश्चंस कर पाए आउट ऑफ 70 अगर 35 भी डाउट्स होते तो आप कितने क्वेश्चंस कर पाए 35. 50% 30. ओके तो 50% इज आल्सो गुड एफर्ट अगेन आई इंसिस्ट ये जो भी डाउट्स है इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी के सभी क्वेश्चंस भले मुझे पता है आप ही के डाउट है फिर भी आप एक बार इसी क्वेश्चन को फिर से एक और बार पढ़िएगा फिर से वो देखिएगा कि यार कैसे किया क्या किया आई एम श्योर ये फिर भी डाउट है तो भी आपको कुछ ना कुछ दूसरी बार देखने से हिंट मिलेगा तो दिस इज द सेकंड स्टेप
कि जब आप क्वेश्चन करते हो पहली बार में नहीं समझ में आता है, दूसरी बार देखने से उसमें कोई एक हिंट निकल के आता है। सो आई सजेस्ट टू एवरीवन, इस बार का आपका होमवर्क ये है कि इसी डाउट्स को फिर से देखो, फिर से ट्राई करो और मुझे आपका फीडबैक बताइए नेक्स्ट टाइम कि क्या इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन निकला एक भी कि दूसरी बार देखने से वो हो गया, पहली बार से पता नहीं हुआ था पर दूसरी बार से हो गया। ओके, तो आज का आपका होमवर्क सिर्फ इतना ही रहेगा, इसी को आपको देखना है और उसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है। आई होप इट्स क्लियर एवरीवन। यस सर। चलो ठीक है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। यस सर। ओके चलो बाय बाय। जिसका होमवर्क बाकी है प्लीज सबमिट कर दीजिएगा। ओके ऑल।